नमस्कार, मैं गोविंद रास्तोष लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेस। वही आपके गांव की खबरें, आपके शहर की खबरें, आपके अपनों का हाल। तो चलिए हमारे साथ, जिसका नाम है एक्सप्रेस और उसका पूरा नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो रोज की तरह आज भी बढ़ाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी दनादन आगे और उतरते हैं खबरों के स्टेशन पर। सबसे पहले बात इलाहाबाद की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर को वाराणसी के घाट पर जापान और भारत के पीएम के गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान म्यूजिक सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में घाट पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ और म्यूजिक सिस्टम पर रोक लगा रखी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की अर्जी पर सुनवाई कर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ व जस्टिस दिलीप गुप्ता की बेंच ने घाट पर म्यूजिक सिस्टम लगाने की अनुमति दे दी है। म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए प्रसिद्ध कंपनी बोस को वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस काम के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। तो जाहिर है, जिस तरह से गंगा किनारे किसी भी तरह की तोड़फोड़ और साउंड पोल्यूशन को लेकर एक कानून बना हुआ था, उसमें अब एक छूट मिली है, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री गंगा आरती में शिरकत करेंगे और यही कारण है कि एक अर्जी के बाद उनको अनुमति दे दी गई है। और जाहिर तौर पर आज की तारीख में अगर साउंड सिस्टम को लेकर कानून बनाए जाते हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन ना हो। और यही कारण है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का जो मकसद है, यानी जिस तरह से हमारे देश में जापान के प्रधानमंत्री बतौर मेहमान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे और साथ ही साथ गंगा आरती का जो आयोजन है उसको लेकर जाहिर तौर पर जिस तरह से साउंड सिस्टम की ज़रूरत महसूस की गई है, उसको देखते हुए इसकी अनुमति दे दी गई है। एक प्रार्थना पत्र दी गई जिसमें 12 दिसंबर को दशाश्वमेध घाट वाराणसी में होने वाले गंगा आरती के प्रोग्राम, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री को शिरकत करनी थी, जिसमें चूंकि वहां पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई थी, लिहाजा वाराणसी विकास प्राधिकरण की ये प्रार्थना की 12 दिसंबर को वहां पर म्यूजिक सिस्टम लगाने की अनुमति दी जाए, जिसको स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ और माननीय न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता जी ने उसको स्वीकार कर लिया। इस तरह से पहले से लगाई गई तोड़फोड़ की और किसी तरह के भी किसी आयोजन की उस अनुमति को अंतरिम आदेश के रूप में स्वीकार किया गया और केवल 12 दिसंबर के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इलाहाबाद के बाद बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर में आजम खान के समर्थकों ने आरएसएस का पुतला दहन किया और आजम खान जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान हमेशा से ही अपने जुमलों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। वे कभी कहते हैं महिलाओं को मोबाइल नहीं उपयोग करना चाहिए, तो कभी कहते हैं लड़की को बलात्कार के बाद शिकायत नहीं करनी चाहिए वरना बदनामी होती है। अभी हाल ही में कुछ इस तरह का जुमला उन्होंने आरएसएस के लिए भी कह दिया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस वाले शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो समलैंगिक होते हैं। उनके इस बयान ने उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल बना दिया। कई जगह हिंदू संगठनों, बजरंग दल और आरएसएस के समर्थकों द्वारा आजम खान के पुतले फूके गए। इसी की तर्ज पर सहारनपुर में भी आजम खान समर्थकों ने भी आरएसएस का पुतला फूंककर आजम खान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आज जो पुतला फूका हम लोगों ने आरएसएस बजरंग दल जी, उन सभी ताकतों का जो हिंदुस्तान को अलग करना चाहती है, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, इसके लिए यहाँ पे जो लोग, जो संगठन इसको तोड़ना, इसकी एकता को खंडित करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आजम खान ने जो आवाज़ उठाई थी उसको आगे बढ़ाने की ये एक नीति है। आप भी कहना प्रमुख साहब? जी ताकतें हैं जो यहाँ पे गलत फहमियाँ पैदा कर रही हैं और हमारे बीच में रह करके
और हमारे साथ रह करके हमारे नेता को और हमें तोड़ने की बात की जा रही है। ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा चला है, चलता रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर रह रहे हैं और मिलते रहेंगे। आजम खान हमारे नेता हैं, हम आजम साहब की शान में कोई गुस्ताखी होने नहीं देंगे। आजम साहब हमारे नेता और नेता रहेंगे, हम उनके साथ मिलकर और आजम साहब के साथ हम संघर्ष करते रहेंगे दिन और रात। तो पॉलिटिक्स में कई लोगों ने अपनी इमेज बखूबी बना रखी है कि वो लगातार विवादों के जरिए अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे, और उसी में एक हैं जनाब आज़म खान साहब, जो लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं और वो सोचते भी नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। और यही कारण है कि कभी वो आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, कभी अपने ही पार्टी के पुराने नेता अमर सिंह के खिलाफ उगलते हैं आग, जिसमें उनकी तुलना कचरे और कूड़ा करकट से कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से उनकी बयानबाजी सामने आती है तो उससे एक तनाव पैदा होता है। और जहाँ तक उनके समर्थकों की बात है तो जाहिर सी बात है, समर्थकों का काम है अपने नारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना, और यही कारण है कि उन्होंने भारी संख्या में इकट्ठे होकर अपने नेता का समर्थन किया है और आरएसएस का पुतला फूंका है, और ये भी कहा है कि जब तक हमारे नेता आगे बढ़ेंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे और उनके हर फैसले के साथ हम लोग शामिल हैं और हमारा जो समर्थन है उनके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम विवादों की बात करें तो विवादों से एक नाता सा बन गया है, चाहे वो आज़म खान हो या फिर बहुत सारे ऐसे लोग अलग अलग पार्टियों में नज़र आते हैं जिनके बयानबाजी से समाज को एक संकट का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, क्योंकि समर्थन का मकसद होता है नेता को आगे बढ़ाना। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अपने नेता के प्रति अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया है, अपनी सोच का प्रदर्शन किया है, उससे समझा जा सकता है कि आज़म खान के फैसले को लेकर इनके अंदर कितना उत्साह है। ये बात अलग है कि इसको लेकर हम विवाद महसूस कर सकते हैं, लेकिन सच यही है कि इन्होंने आरएसएस का पुतला फूंका है और आज़म खान के कदम से कदम मिलाने का फैसला किया है। बुंदेलखंड में सूखे का असर अब आने वाली नस्लों में भी साफ दिखने लगा है। साल दर साल बुंदेलखंड के सभी हिस्सों में कुपोषित बच्चों के आंकड़ों में हो रहे इजाफे से लोग बहुत चिंतित हैं। महोबा जनपद भी इस कुपोषण से अछूता नहीं है। कमजोर नींव से कभी मजबूत इमारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इमारत के पन्नों में महोबा जहां शूरवीरों की धरती के रूप में जाना जाता है, वहां अब पैदा होने वाले नवजातों में कुपोषण इस कदर हावी है कि यहाँ के अस्पताल कुपोषित बच्चों से भरे पड़े हैं। यहाँ पर लगातार सूखा, बेमौसम बरसात से पशुधन और पौष्टिक अनाज के उत्पादन में आई कमी के साथ नई पीढ़ी के विकास के लिए सरकारी उपेक्षा इसका बड़ा कारण बना हुआ है। वर्तमान में 5 बच्चे कुपोषित हैं, जिसमें 3 तो अपने गरीब आदमी है तो चले गए ईंट भट्टे के लिए, 3 अभी है वर्तमान में। हम लोग तो अपने आंगनबाड़ी से काफी सहायता देते हैं, उनको डबल पोषाहार भी देते हैं, साफ सफाई के बारे में बताते हैं, कुछ हम लोगों से आर्थिक मदद बनती है उनको दे देते हैं, लेकिन इससे कुपोषण उनका ठीक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जैसा कि अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया, वहाँ किस तरीके का इलाज चला है? अस्पताल में तो बस भर्ती करा दिया था, ना इनके खाने की व्यवस्था न कुछ, और जन गोपाल जो बच्चा है उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा नहीं कराया गया। वो कहते इसको कुछ मर्जी नहीं तो का इलाज कराए। और जब कितने दिन भर्ती रहा? और ये 5 दिन, एक बच्चा 5 दिन, दूसरा रहा 15 दिन। इनकी सेहत में कोई फर्क पड़ा? बड़ा वाला तो जन गोपाल जो बच्चा गया था वो तो हमने 6.5 किलो का तौल के भेजा था। जब अस्पताल में लेके आए, घर पे लेकर दोबारा आए तो 6 किलो बचा था। 4 दिन पहले हम भर्ती बने रहे और 3 दिन अभी हो गए। तो क्या उसके हाथ पैर कैसे है? कुपोषण है कि क्या बताया डॉक्टर ने? रात में मैडम जी आई थी तो उन्हें पाउडर दो तो सही है, एक इंजेक्शन लगाओ तो पाउडर दो तो आप तो सही है। काल इतनी टट्टी करी, सारा दिन हम हैरान भाई, परेशान। परसों के दिन काल सारा दिन हैरान भाई, हमें इनका काट रहे कि कुछ दे दे, दवाई दे दे, कुछ दवाई दे दे, दवाई कुछ नहीं देंगे। क्या डॉक्टर देखने आते हैं आपके बच्चों को? डॉक्टर लोग यहाँ को नहीं आता है। परिवार तो हम उनका प्रत्येक, जब गांव में हम काम करते हैं तो प्रत्येक परिवार का सर्वे करते हैं, तो उसमें से पहले तो बच्चों का हमारा टारगेट रहता है बच्चे, तो बच्चों को हम ट्रैक करते हैं। उनको बच्चे को ट्रैक करने के बाद हमें सर्वे करना पड़ता है। सर्वे की तो हम लिस्टिंग करते हैं, फिर उनको देखते हैं कि हमारे 0 से 5 वर्ष के बच्चे कितने हैं, तो फिर उन बच्चों का हम वजन करते हैं। वजन करने के हिसाब से जब हमें पता चलता है कि बच्चा हमारा उम्र के हिसाब से
कि बच्चे का वजन स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास ग्रोथ चार्ट भी है, तो हम उसके माध्यम से बच्चे का उम्र के हिसाब से बच्चे को चेक करते हैं कि इसका मतलब स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। तो उपचार दिया जाता है? नहीं, ऐसा है कि अभी तो हमारा कुपोषण अति कुपोषण वार्ड शुरू हुआ है, नर्सरी वार्ड, और जो भी बच्चा हमारे पास आएगा अति कुपोषित लाया जाएगा, यानी हम आंगनबाड़ी आशा लाती हैं, तो जिसमें ये एक पैरामीटर नॉर्म बना हुआ है कि ये इतने के अंदर है तभी उनको भर्ती किया जाएगा। ठीक, अगर मिड आर्म सरकमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम है तभी भर्ती किया जाएगा, या 6 महीने से कम बच्चा है तो उसको पैरों में सूजन देखी जाती है, वो है तब भर्ती किया जाएगा। जी सर, कितने बेड है सर अपने यहाँ? 10 बेड हैं, और एक बच्चा लगभग 14 दिनों तक भर्ती रहता है तो कुपोषण अति कुपोषण दूर हो जाता है। अगर नहीं दूर होता है तो उसके बाद भी हम भर्ती रख सकते हैं। क्या फैसिलिटी दी जाती है लोगों को? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से 75 रुपये पर बच्चे की पर डे की डाइट के हिसाब से पैसा आता है। उसमें हम इनको ट्रेनिंग दी गई है, न्यूट्रिशनिस्ट है यहाँ पर, उसको ट्रेनिंग दी गई है, वो उनको जो पोषण देती है, बताती है, उसके हिसाब से वो बनाया जाता है रसोई में। ठीक, रसोई घर में। और उसकी माँ के लिए 100 रुपये की डाइट हमें पर डे देना है। माँ को साधारण खाना, सब रोटी सब्जी दाल चावल। 100 रुपए में सर रोटी सब्जी ही दी जाती है, कोई फल वगैरह या दूध वगैरह? अब 100 रुपये में अभी तो स्टार्ट हुआ है, मैं देखता हूँ आज जा करके। तो इस देश में अगर हम विकास की बात करें तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उस पर राजनीति होती है, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि उस विकास से काफ़ी दूर है इस तरह के गांव जहां पर लगातार बच्चों के कुपोषण की बातें सामने आती है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने निशाने पर लिया कांग्रेस को। तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। हाय, दिस इज जोआ मोरानी। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापर। हाय, दिस इज पूनम ढिलन। हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई। एंड यू आर वाचिंग लेमन न्यूज। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। एंड यू आर वाचिंग लेमन न्यूज। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आपकी खबर हमारी नजर। 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 देखते रहिए लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल
उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह ये जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपके शहर के हाल, आपके गांव की उन खबरों को हम दिखाते हैं जिसको लेकर आप परेशान रहते हैं, अपने गांव से दूर चले जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी खबरें छूट जाती हैं, लेकिन अब कोई भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस लेकर हम रोज़ हाजिर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान के संस्थापक सप्ताह समारोह के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल हेराल्ड मामले में कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कांग्रेस की पूरी नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। नेशनल हेराल्ड मामला तब कोर्ट में गया था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस का जो आचरण है वो शुद्ध रूप से अवमानना है। यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनके दुराग्रह को प्रदर्शित करता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता महंत योगी आदित्यनाथ ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। योगी ने कहा इस मामले में राहुल की टिप्पणी कोर्ट की अवमानना है, वहीं सोनिया गांधी का बयान देश की संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने वाला है। तो जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मुद्दा इन दिनों लगातार सुर्खियों में है और कांग्रेस के तमाम दिग्गज ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर संसद में गतिविधियों को ना चलने दिया जाए। कभी राज्यसभा में हंगामा, कभी लोकसभा में हंगामा, अलग अलग तरीके से बयानबाजी का दौर चालू है। और भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के जो सांसद हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, इन्होंने साफ तरीके से ये कहने की कोशिश की है कि ये जो पूरा मामला है कांग्रेस की नकारात्मक सोच को दर्शाता है, क्योंकि देश की अदालत ने जो फैसला लिया है, जो भी कार्रवाई करना है अदालत को, वो तो अदालत के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर इस पर कोई राजनीति करता है, टीका टिप्पणी करता है, तो जाहिर तौर पर वो कोर्ट की अवमानना करता है। और उन्होंने यही देखते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने तरीके से निशाने में लिया है और जमकर अपनी जो भी बात है, उनके मन की बात है, उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, न्यायपालिका का कहीं ना कहीं से एक विरोध है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी सोच में नकारात्मकता आ गई है। और ये अदालत का फैसला है और ये मामला तब अदालत में गया था जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे बल्कि मनमोहन सिंह थे। और आज जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से शोर मचाने का काम जारी है, ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि अदालत का जो अपना तरीका है काम करने का, उस पर आरोप प्रत्यारोप ना चले। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये बयान जो आया है योगी आदित्यनाथ का, वो कहीं ना कहीं से समझने लायक है कि कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जरिए अपना संदेश देने की कोशिश की है। मुझे लगता है जिसने वक्तव्य दिया है उससे बात करनी चाहिए। महाराज जी, हेरा मामले में राहुल गांधी ने कहा कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो 100% पॉलिटिकल है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उनका बयान, कांग्रेस की पूरी नकारात्मक उसको प्रदर्शित करता है। नेशनल हेराल्ड का मामला तब कोर्ट में गया था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा दिए गए किसी आदेश पर कांग्रेस का जो आचरण सीधे से न्यायपालिका की अवमानना है और भारत की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनके दुराग्रह को प्रदर्शित करता है। लेकिन महाराज सोनिया गांधी तो कहते हैं कि मैं इंदिरा की बहू हूं, किसी से नहीं डरूंगी। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि एक धमकी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लागू किया था, वो इसी प्रकार की धमकी दे रही है। इसलिए मुझे लगता है कि वह देश की संवैधानिक संस्थाओं को। बढ़ते हैं मऊ की तरफ। मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के कहिनौर गांव में उस समय हड़कंप मच गया
जब एक 20 वर्षीय युवती ने जहर खा लिया। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। हालत बिगड़ती देख आनन फानन में परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि युवती अपने पड़ोस के घर में गई हुई थी और उसके बाद से उक्त युवती के ऊपर मोबाइल चुराने का आरोप लग गया। युवती इस आरोप को सहन नहीं कर सकी, जिसके बाद उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। बाद में परिजनों द्वारा उपचार के लिए युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती की चाची ने बताया कि हमारी भतीजी गांव में ही पड़ोसी के घर गई थी, जिसके बाद उनका मोबाइल गायब हो गया था, जिसके बाद पड़ोसियों ने युवती पर चोरी का आरोप लगा दिया। तो पड़ोसी का मोबाइल के गुम होने के बाद जिस तरह से युवती पर आरोप लगा, तो उस आरोप को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इसे बहुत ही गंभीरता से ले लिया और वो इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान हो गई, इतनी निराश और हताश हो गई कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। और यही कारण है कि जहर खाकर उसने अपनी जान देने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। समझा जा सकता है कि आज की तारीख में पड़ोसी का रिश्ता अगर इतना कटु है, जहाँ पर चोरी के बाद वो सीधा सीधा जो अपना शक है वो अपने पड़ोस पर ही उस युवती पर लगाने की कोशिश करता है, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है, आरोप लगाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है इसका बुरा परिणाम सामने आए। और यही कारण है कि युवती ने उस आरोप को बर्दाश्त नहीं किया और इतनी ज़्यादा वो हर्ट हो गई, इतनी ज़्यादा वो दुखी हो गई कि उसने सोच लिया कि अब इस ज़िंदगी को जी कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पड़ोसी ने मुझे ऊपर शक किया है। और उसी तरह से उसने अपने आप को ख़त्म करने के लिए जहर खाने का प्रयत्न किया और ये कोशिश की कि मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। तो घर है, उनके घर में गई थी मैं, तो मोबाइल गुम हो गया उनका। अब घर वाले बोलने लगे, इसीलिए गुस्से में खाली हो गए। दूसरे के घर गई थी, जिसे वहीं का मोबाइल गुम हो गया। तो आप अपने पड़ोसी के घर जाते हैं तो संभल के जाइएगा, कहीं कुछ गायब हो गया तो आपके ऊपर शक ना हो जाए। लेकिन पड़ोसी का जो धर्म होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। कलयुग है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांदा में बालू के अवैध खनन ने एक बार फिर मेहनतकश मजदूर की जिंदगी समाप्त करने की कोशिश की है। बालू का अवैध खनन कर भाग रहे ट्रैक्टर से अचानक गिरे एक मजदूर को उसी ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर बालू बीच रास्ते में ही पलटकर फरार हो गया और अब पुलिस अवैध खनन पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। मजदूरी करने गए, बालू लेके आ रहे थे नदी से। कौन सी खदान है यहाँ पे? अब ये भदाउल खदान है। फिर? और वहाँ से बालू लेके आए हैं। रास्ते में ट्रैक्टर इनका पलटी हुआ है। ट्रैक्टर में नीचे ट्राली के नीचे गया प्रार्थी, उसकी जान चली गई। तो कैसे निकाला उसको बालू से? बालू से निकाले लोगों ने, ट्राली सीधी किया, बालू से निकाला उसको। बालू में दबा हुआ, उसकी जान चली गई। वहीं पे छोड़ दिया है वो। क्या जब वो खत्म हो गया तब ले गए हम। किनका ट्रैक्टर था वो? यादवों का ट्रैक्टर है। कैसे घटना घटी है? ट्राली में बैठा था। काहे की ट्राली थी? बालू की। तो कहाँ से आ रही थी बालू ट्राली? बराबर सर, कल भी गया। अच्छा, कितना मिलता था वहाँ खदान में पैसा? अभी पता नहीं कितना। मजदूरी कितनी मिलती थी? 200-250 रुपए मिलते थे। 250 रुपए मिलती थी। तो क्या ट्राली कैसे पलट गई? ट्राली आती थी तो ऊपर गया ब्रेकर, तेजी से रहा, ब्रेकर को रोका, आगे गाय रहे थे, उसको बचाने के लिए रोका तो नीचे जहाँ थोड़ा उतरी पक्की और कच्ची में तो सीधा पलट गई। जाती बस चोरी है ना? खदान पे कोई घटने नहीं है, खदान से कोई मतलब नहीं। आप खदान बहरहाल अब तहरीर के आधार पे खदान जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। और ये मजदूरी के लिए जा रहा था ट्रैक्टर पे, ट्राली अचानक जिस बर में बैठे तो वही पलटा है। ऐसा तो कुछ हमारी तहरीर में है नहीं। आपने कोई जांच की है? कोई जांच की है अभी मौके मुआने जहाँ पलटा था? अरे पहले तो घटना स्थल नहीं देखी। पहले तो हम इनके साथ संपत्ति देखे, सूचना मिली है। लगभग कितने बजे समय जानकारी मिली आपको? लगभग 9:30 8:30 बजे। 8:30 बजे जानकारी मिली। इस समय जो है 1:30-2 बज रहा है। उसके बाद मैं आया हूँ। आने के बाद ये लोग अपना वहाँ गए हैं थाने पर, तहरीर दिए हैं। कौन सा थाना लगता है? थाना कौन सा लगता है? बदौसा लगेगा। बाहर के आई है जो है गाड़ी, तो ड्राइवर साध नहीं पाया है गाड़ी जो है मोड़ में, तो
गाड़ी पलट गई है और ये दब गए हैं। हाँ, वो उसने बारू में दब गए हैं नीचे जो ने करके। कैसे निकाला आप लोगों ने? वो निकाले हैं बाबूजी, जो 4 आदमी रहे ना, वो फिर गांव में आए हैं तो लेवा करके आदमी फिर निकाला है। क्या पुलिस जो कह रही है वो गलत है? वो गलत है साहब। हाँ, पैसा लेने के लिए साहब जो है बोल रहे हैं। क्या किया करते थे? बालू भरा करते थे। कहाँ पे भरते थे? भदाव की खदान पे। अब ये खदान कौन चलवाता है? कौन चलवाता तुमको नहीं पता? तो पापा रोज भरते थे वहाँ बालू? सब जन जा रहे हैं ना, अच्छा, सब लोग भरने जाते थे। तो कितने लोग जाते थे बालू भरने? 15-20 आदमी जा रहे हैं। अच्छा, आई रही है तो ट्रैक्टर स्पीड में आवा है। अच्छा, बालू भर के। तो जब काम अवैध होता है तो इस तरह की गतिविधियां सामने आने को बिल्कुल तत्पर रहती हैं, लेकिन पुलिस का जो बयान है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक आदमी की जान चली जाती है और पुलिस वाले उस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। यही है उत्तर प्रदेश। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज, और अपने गांव को देखने के लिए रोज देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो आप कीजिए आराम, हमको दीजिए आज्ञा। राम राम।